Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 7 of our NORCET 10 mains and clicks based MCQ practice series. So इसमें basically आज का जो हमारा टॉपिक है that is psychiatric nursing से related है, right? So start करते हैं with the questions. That is the first question है हमारा, nurse Maya is sitting with Tom, a patient who is expressing feeling of low self-esteem, right? Low self-esteem and worthlessness, saying I am such a failure, I can't do anything right. What should be the most therapeutic response by nurse Mia? ठीक है. सो पेशेंट मतलब कि क्या है, डिप्रेशन का पेशेंट है, लो सेल्फ स्टीम है, वर्थलेसनेस है, आई एम फेलियर है ना, सो होपलेसनेस हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग है उसको, आई कांट डू एनीथिंग राइट. सो हम कैसे उनसे, हमारा जो थेरापेटिक रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा? ए, आई एम हेयर टू लिसन, टेल मी व्हाट मेक्स यू फील दिस वे. ओके. बी है, व्हाई डू यू फील लाइक अ फेलियर, कैन यू एक्सप्लेन मोर. C, you have to stop thinking so negatively about yourself. And D है, you should not think that way, everyone has strength. So देखो, पेशेंट किस चीज का है? डिप्रेशन का है. तो इनसाइड थोड़ा बहुत तो लाइक लो होता ही है, इनसाइट उसमें प्रॉपर नहीं है. एंड यहाँ पे हमारा थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो हमेशा एक वर्ड याद रखना, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा विदाउट जजमेंट होना चाहिए, जजमेंट नहीं करना है, डिसीजन फोर्स नहीं करना है, जजमेंट नहीं होना है, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, ओपन एंडेड होना चाहिए, ताकि वो खुद से जो भी उसके अंदर भरा हुआ है, जो भी फीलिंग भरा हुआ है, जो भी इमोशन भरा हुआ है, वो खुद से मतलब वेंटिलेट कर पाए. ठीक है ना. सो ओपन एंडेड, एक्टिव लिसनिंग, नॉन जजमेंटल, लाइक डिसीजन फोर्स नहीं करना है. ठीक है ना. सो एम्पैथेटिक शो करना है, आपको इंटरेस्ट शो करना है कि आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो, आप एम्पैथी शो कर रहे हो, है ना. सो ये कुछ और उसको एक्नॉलेज करना है, जो भी वो बोल रहा है आपको उसको एक्नॉलेज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये कुछ कीज है जो आपको फॉलो करना है. अगर आप वो कीज को माइंड में रखोगे ना, तो आप सोचो, फर्स्ट उन्होंने क्या बोला कि आई एम हेयर टू लिसन, नर्स माया कह रही है आई एम हेयर टू लिसन, टेल मी व्हाट मेक्स यू फील दिस वे. सो यहाँ पे आई एम हेयर टू लिसन, इट मीन्स कि वो काइंड ऑफ एक्टिव लिसनिंग कर रही है ना, वो एक्नॉलेज कर रही है, उसको सुन रही है, काइंड ऑफ एम्पैथी शो कर रही है. टेल मी व्हाट मेक्स यू फील दिस वे, तो हम यहाँ पे उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं. और ओपन एंडेड हमने बोला है कि जो भी है आप बताओ, है ना. सो दिस इज द गुड, लाइक गुड कम्युनिकेशन है, गुड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है. सो ये इट कैन बी राइट. बट बी पढ़ते हैं, Why do you feel like a failure? Can you explain more? तो चलो यहाँ पे तो उन्होंने सही बोला कि can you explain more, आप और आगे बता सकते हो. बट यहाँ पे जो उन्होंने बोल दिया ना, why do you feel like a failure? It means you are doing kind of judgment. आप judgment बोल कर रहे हो, आप उससे क्वेश्चंस कर रहे हो कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो. आपको पता है कि वो डिप्रेशन का पेशेंट है, तो ये तो फीलिंग होगी. एंड आप पूछ रहे हो why do you feel like a failure? So it is बिल्कुल भी क्या है, गलत है. It is completely wrong. ठीक है. मतलब जब आप इस तरीके के एमसीक्यू करोगे, आपने जब चीजें पढ़ रखी है, तो आपको खुद से ही अंदर से ही एक वो आएगा, अंदर से ही एक आपको वॉइस आएगा, नहीं ये गलत है. ठीक है. सी पढ़ते हैं, यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग सो नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ. यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, हम उसको स्टॉप करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको स्टॉप करना है, इतना नेगेटिव नहीं सोचना है अपने बारे में. सो यहाँ पे उसकी थिंकिंग को हम वेंटिलेट होने ही नहीं दे रहे, उसके अंदर जो भरा हुआ है वेंटिलेट ही नहीं होने दे रहे हो, आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, आप उसको ओपन एंडेड, एक्टिव लिसनिंग, कुछ भी यहाँ पे आप फॉलो नहीं कर रहे हो. सो यहाँ पे क्या होगा कि वो डिप्रेशन का पेशेंट है एंड यू आर सेइंग कि यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग सो नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ. उसके अंदर इनसाइड इतना प्रॉपर थोड़ी ना है कि आप उसको बोलोगे एंड वो स्टॉप कर देगा. इससे तो उसके अंदर और वो होगा ना कि ये मतलब वो उसको उस पेशेंट को नर्स की तरफ जो है वो प्रॉपर थेराप्यूटिक जो रिलेशनशिप बनता है, आईपीआर जो बनता है, वो नहीं बनेगा. उसको लगेगा ये तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे है ना. सो काइंड ऑफ दैट, आप यहाँ पे एम्पैथी शो नहीं कर रहे हो. सो ये भी गलत हो जाएगा. डी अगर हम पढ़ते हैं, डी है, यू शुड नॉट थिंक दैट वे, एवरीवन हैज स्ट्रेंथ. तो ये तो हम उनके लिए बोल सकते हैं जो लाइक मोटिवेटेड है, जो मतलब जिनका इनसाइट प्रॉपर है, जो डिप्रेशन के पेशेंट नहीं है. यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आपको थिंकिंग स्टॉप करनी है, मतलब यू आर स्टॉपिंग समथिंग, लाइक इट इज काइंड ऑफ सी की तरह ही है कि आप उसको स्टॉप करने के लिए बोल रहे हो. एंड एवरीवन हैज स्ट्रेंथ, आप उसको बता रहे हो, मतलब
हो कि आप अपनी चीजों को उस पर इम्पोज कर रहे हो, आप अपने डिसीजन को उस पर इम्पोज कर रहे हो, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। एंड ये बहुत ईजी था, अगर आप इसको बहुत प्रॉपर वे में पढ़ोगे ना, मतलब थेराप्यूटिक रिलेशनशिप से एमसीक्यू आता है। सो जब व्हेन यू रीड दिस क्वेश्चंस ऑलवेज कीप इन माइंड कि एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, एम्पैथी शो करना चाहिए, नॉन जजमेंटल होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये 4-5 जो की है ना वो एकदम इंपॉर्टेंट फॉलो होगा, दैट मीन इट इज द राइट सेंटेंस। बाकी जब चीजें आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आप डिसीजन इम्पोज कर रहे हो, यहाँ पे आप चीजों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हो, आप चीजों को बोलो ऐसे करो, आप ये क्यों कर रहे हो, आप स्टॉप करने बोलो। सो ये सब नहीं करना है पेशेंट में, ठीक है ना। सो आंसर क्या है हमारा? है ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, नर्स लीजा इज डिस्कसिंग द केयर प्लान फॉर सारा, a 42-year-old client who confines that she has daily thoughts of suicide. डेली उसको क्या आ रहा है? थॉट ऑफ सुसाइड आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली उसको सुसाइडल आइडिएशन आ रहा है। इन कोऑर्डिनेटिंग विद द ट्रीटमेंट टीम, विच रिकमेंडेशन शुड नर्स लीजा प्रायोरिटाइज फॉर सारा? A. Seeking a second psychiatric evaluation. B. Initiating intensive inpatient treatment. C. Arranging for weekly outpatient therapy. And D. Stabilizing a no suicide contract. You know, कभी भी अगर पेशेंट सुसाइडल का हो, एकदम उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हो, सुसाइडल आइडिएशन आ रहा हो, सो जो हमारा इमीडिएट जो हमारा कंसर्न होता है दैट इज सेफ्टी। हमारा इमीडिएट कंसर्न क्या है? सेफ्टी है, हार्म से बचाना है। क्योंकि उनके अंदर इनसाइट नहीं है, उसको सुसाइडल आइडिएशन आ रहा है, वो कभी भी सुसाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको सेफ्टी बहुत प्रायोरिटाइज करना है। सो ए में क्या बोला उन्होंने? सीकिंग अ सेकंड साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन, मतलब यहाँ पे आप क्या करें, एक तो साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन हो चुका है एंड यू आर टेकिंग योर टाइम फॉर सेकंड साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन। यस इट इज इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे इमीडिएट इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं डेली, कभी भी वो सुसाइड कर सकता है। एंड आप उसमें टाइम टेकिंग कर रहे हो, आप टाइम टेकिंग प्रोसेस ले रहे हो कि चलो सेकेंड इवैल्यूएशन लेते हैं, थर्ड इवैल्यूएशन लेते हैं, तो यहाँ पे टाइम गैप हो रहा है, तो पेशेंट तभी सुसाइड कर सकता है, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो ये हमारा गलत है। अगर हम बी की पढ़े, इनिशिएटिंग इंटेंसिव इन पेशेंट ट्रीटमेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सुसाइडल का पेशेंट होता है ना, जिसमें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आइडिएशन आ रहा है, ऐसा लगता है कि वो कभी भी सुसाइड कर सकता है, उनको हमें फटाफट इन पेशेंट हमें क्या करना होता है? एडमिट करना होता है। क्योंकि अगर हम उनको इन पेशेंट एडमिट करेंगे, हम उनको अपने वार्ड में एडमिट करेंगे, तो क्या होगा? कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन हम कर पाएंगे, है ना। 24/7 हम उसको ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, है ना। उनको हार्म से, उनको प्रॉपर सेफ्टी दे पाएंगे, हार्म से बचाएंगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें यही करना है। कभी भी अगर ऐसा पेशेंट होता है मेजर डिप्रेशन का, उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको हम फटाफट एडमिट करते हैं ना। सो बी मतलब सही है। चलो सी पढ़ते हैं। अरेंजिंग फॉर वीकली आउट पेशेंट थेरेपी, बिल्कुल भी नहीं करना है ये आउट पेशेंट थेरेपी। अरेंजिंग वीकली आउट पेशेंट थेरेपी उनके लिए जिनमें सुसाइडल आइडिएशन नहीं आ रहा है, डिप्रेशन का पेशेंट है ना, थेरेपी पे चल रहा है, ट्रीटमेंट पे चल रहा है, तो उसको हम वीकली उसको हम फॉलो अप करते रहेंगे। सो इट इज फॉर दैट पेशेंट, नॉट फॉर सुसाइडल आइडिएशन वाले पेशेंट का। इट इज ऑल्सो रॉन्ग। डी है स्टेबलाइजिंग अ नो सुसाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो इसमें हम पेशेंट से नो सुसाइड कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, साइन ले लेंगे, बट कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो साइन दे देगा और स्टिल वो सुसाइड कर सकता है, बिकॉज उनमें प्रॉपर इनसाइट नहीं है, वो आइडिएशन आ रहा है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो उसको ऐसा नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो वो सुसाइड नहीं करेगा। सो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सो आंसर क्या होगा? बी इज द इम्पोर्टेंट। कभी भी सुसाइड ऐसे पेशेंट को डेली थॉट्स आते हैं तो उनको हम एडमिट करते हैं, सो दैट हम 24/7 हम उनको ऑब्जर्व कर पाए, प्रॉपर सेफ्टी दे पाए, हार्म से प्रिवेंट करें। अगर मेडिकेशन में कुछ चेंजेस करना हो तो मेडिकेशन में चेंजेस कर पाए, सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी साइकेट्रिक इवैल्यूएशन करवाना हो वो कर पाए, जो भी ब्लड टेस्ट करवाना हो सब कुछ प्रॉपर कर पाए, साइकोथेरेपी दे पाए, है ना। सो ये सारे ट्रीटमेंट हमें देना है, बट बिफोर दैट वी हैव टू एडमिट दैट पेशेंट, राइट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, नर्स एलिना इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल काउंसलिंग to the family of John, a 35-year-old patient recently diagnosed with bipolar disorder. You know, mania and depression, है ना. So bipolar disorder, and currently taking lithium. Yes, for mania patient, for bipolar disorder, lithium is a treatment. ठीक है ना. She wants to ensure the family understand how diet can affect John's lithium's level. What important information should nurse Elena include? You know, lithium having a very narrow therapeutic range, and बहुत सारी चीजों से, पैरामीटर से लिथियम का जो लेवल जो ब्लड में है वो इंक्रीज हो सकता है एंड डिक्रीज हो सकता है। तो कभी भी अगर आपका पेशेंट लिथियम थेरेपी पे है तो
what all the education you will give to your patient, that is very important. तो A है if carbohydrate intake rises lithium level will also rise, बिल्कुल गलत, कार्बोहाइड्रेट से लिथियम का कोई लेना देना नहीं है, so it is not that much important. B है if calorie intake is lowered lithium level will increase, it is also wrong, कैलोरी इंटेक से उतना लेना देना नहीं है. सी इफ एडिक्वेट फाइबर इज नॉट कंज्यूम्ड व्हाइल ऑन लिथियम इट मे लीड टू बॉबल इश्यूज, सो ये भी गलत है. डी क्या है इफ सोडियम कंजम्पशन इंक्रीजेस लिथियम लेवल विल डिक्रीज, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ये सुना होगा कभी भी अगर पेशेंट लिथियम पे होता है तो हम उनको बोलते हैं कि आपको स्टेबल सोडियम एंड पोटेशियम इंटेक लेना है. सोडियम एंड पोटेशियम इंटेक आपको स्टेबल लेना, ना ही ज्यादा लेना है ना ही कम लेना है. क्योंकि क्या होगा अगर सोडियम कंजम्पशन इंक्रीज कर देगा, सोडियम बॉडी में ब्लड में बढ़ गया तो क्या होगा किडनी और ज्यादा सोडियम एक्सक्रीट करेगा, एंड सोडियम और लिथियम दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, तो बॉडी को लगेगा कि लिथियम मतलब सोडियम है तो और लिथियम को भी एक्सक्रीट करने लग जाएगा. तो अगर आप सोडियम कंजम्पशन इंक्रीज करोगे तो लिथियम का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा. एंड इसका वाइस वर्सा, अगर आपने सोडियम इंटेक कम कर दिया तो बॉडी को लगेगा कि सोडियम बॉडी में कम है तो वो उसको एब्जॉर्ब करने लगेगा, एंड साथ ही साथ वो लिथियम को भी करेगा, तो फिर लिथियम की टॉक्सिसिटी हो सकती है. इसलिए स्टेबल सोडियम एंड पोटेशियम डाइट लेना है, प्लस हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना है ना. प्रॉपर लाइक आपको 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली, 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर डेली इनटेक करना है. एंड इन केस लाइक अगर डिहाइड्रेशन हो, जैसे कि डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, या फिर बहुत स्वेटिंग हो रहा है, सो ये हमें अवॉइड करना है, ठीक है ना. ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सोडियम इंटेक, पोटेशियम इंटेक स्टेबल होना चाहिए, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना है. वॉमिटिंग डायरिया वगैरह हो तो आपको इमीडिएटली आपको डॉक्टर को बताना है कि मुझे वॉमिटिंग, सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया है, ठीक है ना. एंड यू नो इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है 0.6 to 1.2 होता है, मोर देन 1.5 होता है तो टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है. टॉक्सिसिटी का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है दैट इज कोर्स ट्रेमर स्टार्ट होता है. कोर्स ट्रेमर, एक होता है फाइन ट्रेमर, एक होता है कोर्स ट्रेमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन ट्रेमर इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द लिथियम, एंड कोर्स ट्रेमर इज द टॉक्सिसिटी वाला साइन है, तो ये आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए, ठीक है ना. सो C फॉर कोर्स ट्रेमर, C फॉर कंफ्यूजन, C फॉर कोमा, है ना, अटेक्सिया, स्लर स्पीच, तो ये सारे टॉक्सिसिटी वाला साइन है ऑफ लिथियम, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट, एंड आंसर इसका क्या होगा, D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिली is a patient receiving care in a chemical dependency unit. She tells nurse Maria that she only uses drug when feeling stress. She only uses drugs when feeling stressed and insists she does not have a substance abuse problem. Which defense mechanism is Emily displaying? Very very important. Is it suppression, denial, undoing or compensation? So it is denial. मतलब कि she deny कि नहीं मेरे को कोई भी सब्सटेंस अब्यूज वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मुझे स्ट्रेस होता है तब मैं लेती हूँ, अदरवाइज नहीं लेती हूँ. इट मीन्स she denying the problem, है ना. So it is the denial होता है. सप्रेशन में क्या होता है, सप्रेशन इन द सेंस की मतलब कि कॉन्शियसली आप क्या कर रहे हो, पुटिंग अनकंफर्टेबल थॉट फीलिंग विदाउट वंस माइंड, है ना. सो इसमें क्या होता है ना कि कुछ भी जो अनकंफर्टेबल थॉट है, फीलिंग है, उसको आप अपने माइंड से हटा रहे हो, जो भी आपको जिससे आपको आपको ऐसे सैडनेस हो जाता है, इमोशनल हो जाते हो, उसको आप कॉन्शियसली अपने माइंड से धीरे धीरे डाइवर्ट कर रहे हो, है ना, धीरे धीरे डाइवर्ट कर रहे हो और आप किसी और चीज में यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है ना. सो उसको कॉन्शियसली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सप्रेशन में हम कॉन्शियसली करते हैं. सो कॉन्शियसली अगर आप किसी चीज को अपने माइंड से, किसी थॉट्स को, किसी फीलिंग को, किसी इमोशन को अपने माइंड से हटा रहे हो, सो दैट इज नोन एज सप्रेशन. और अनडूइंग में क्या है कि अनडूइंग का मतलब कि आपने जैसे कि किसी बच्चे को मारा एंड आप उसको चॉकलेट दे रहे हो, सो दैट इज द अनडूइंग, ठीक है ना. सो दैट इज अनडूइंग. और कॉम्पनसेशन में आप कॉम्पनसेट कर रहे हो. लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट है वो पढ़ने में अच्छा नहीं है तो वो उसको कॉम्पनसेट करके क्या करे, स्पोर्ट में वो अच्छा बन गया, सो दैट इज द कॉम्पनसेट कर रहे हैं, अनडूइंग हो गया. और डिनाइल मतलब कि रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रियलिटी, एंड वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर रही है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिनाइल. सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है ना. सो डिफेंस मैकेनिज्म का ये क्वेश्चन था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नर्स अमांडा इज केयरिंग फॉर सारा, a patient admitted with a diagnosis of major depression. Okay, severe single episode.
ठीक है ना। सो मेजर डिप्रेशन है सीवियर सिंगल एपिसोड। ड्यूरिंग हर असेसमेंट नर्स अमांडा आइडेंटिफाइज इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक। व्हाट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर दिस कंसर्न। तो देखो जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, बेसिकली जो द मेजर डिप्रेशन होता है उसमें लाइक लैक ऑफ एपिटाइट होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफकोर्स होगा ही होगा। उसके अलावा स्लीप में भी प्रॉब्लम होता है ना, या तो हाइपरसोमनिया होगा या हाइपोसोमनिया होगा, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। इन पेशेंट में क्या हो रहा है कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हुआ है बिकॉज ऑफ द ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक। तो आपका अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ए, वेट द क्लाइंट 3 times पर वीक बिफोर ब्रेकफास्ट। ओके, बी पढ़ते हैं, इन्फॉर्म द साइकियाट्रिस्ट about the nutritional issues and request a nutritional consult promptly. Okay. C, collaborate with a nutritionist, provide several small meals throughout the day and plan brief nursing interactions during meals. D, educate the client on the importance of maintaining a good nutritional intake. तो देखो आप इसको खुद समझो, है ना, खुद से लाइक आप उस सिचुएशन में रखने की कोशिश करो, कभी इंटरवेंशन पूछे ना, एंड उसको प्रायोरिटी करो। देखो ए क्या बोला कि वेट द क्लाइंट 3 times पर वीक बिफोर ब्रेकफास्ट। अगर आप उसको वेट करते हो, सो वेट करने से हम उसका जो पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक है, यस वेट इज इंपॉर्टेंट सो दैट हमें पता चलेगा कि वेट लॉस हो रहा है या वेट इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। बट बार बार वेट चेक करने से आप उसका न्यूट्रिशनल जो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है वो आप ओवरकम नहीं कर सकते हो। वो तभी ओवरकम होगा जब आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशनल दोगे। तो यहाँ पे जस्ट वेट बोला कि 3 times पर वीक आपको वेट करना है बिफोर ब्रेकफास्ट। यस इट इज इंपॉर्टेंट टू असेस कि हाँ कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट इट इज नॉट लाइक इट इज नॉट द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन इन केस ऑफ इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, है ना। आपका प्रायोरिटी ये नहीं होगा। बी, इन्फॉर्म द साइकियाट्रिक अबाउट द न्यूट्रिशनल इश्यूज एंड रिक्वेस्ट न्यूट्रिशनल कंसल्ट प्रॉपर्ली। यस इट इज देयर। सी है कोलैबोरेट विथ हर न्यूट्रिशनिस्ट। आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से आप कोलैबोरेट करो। प्रोवाइड सेवरल स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट देना है उसको, स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट देना है एंड प्लान ब्रीफ नर्सिंग इंटरेक्शंस ड्यूरिंग मील्स। सो इट इज वेरी वेरी मच अप्रोप्रिएट। डी है एजुकेट द क्लाइंट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ गुड न्यूट्रिशनल इंटेक। यस अगर आप उसको इंपॉर्टेंस बताओगे, वो सिवियर डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको प्रॉपर इनसाइट नहीं है, वो अपनी लाइफ मतलब वो इतना ज्यादा डिप्रेसिव फेस में है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि उसको क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वो प्रॉपरली न्यूट्रिशनल इंटेक लेगा तो उसकी बॉडी से क्या रिलेशन है उसको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, तभी तो उसका एपिटाइट लॉस हो गया है, स्लीप सब कुछ डिस्टर्बेंस हो रखा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस इज नॉट दैट मच प्रायोरिटी। आंसर जो होगा वो तो या तो बी होगा या तो सी होगा, ठीक है ना। सी में उन्होंने क्या बोला है, सी में हमने उनको क्या कर रहे हैं कि हम उसको स्मॉल फ्रिक्वेंट मील दे रहे हैं, है ना। और हमारे जो सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उसमें हमारा ये प्रायोरिटी क्या होता है कि वी हैव टू गिव स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स देना है। स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स देना है, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, लाइक एवरी 3 to 4 आवर्स में स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, फ्रिक्वेंट मील होना चाहिए एंड उसके चॉइस भी ऑफर करना है। लेट सपोज उसको कुछ अच्छा लगता है तो हमें वो पूछना है कि आपको क्या अच्छा खाने में लगता है। अगर वो बोलता है हाँ मुझे ये लाइक कुछ पर्टिकुलर वैरायटी मुझे अच्छा लगता है तो हमें वो इंक्लूड करनी है उसके खानों में, ठीक है। सो सी में उन्होंने क्या बोला है कि कोलैबोरेट विथ न्यूट्रिशनिस्ट, ओके, एंड प्रोवाइड सेवरल स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे एंड प्लान ब्रीफ नर्सिंग इंटरेक्शन ड्यूरिंग मील्स। इट इज वेरी मच अप्रोप्रिएट। एंड सी बी में क्या है कि हमें जस्ट हमारा काम क्या हो गया कि हमने इन्फॉर्म कर दिया एंड साइकियाट्रिस्ट अपना न्यूट्रिशनल इश्यूज उससे कंसल्ट करेंगे एंड वो आके चेक करेंगे। यहाँ पे आपका इंटरवेंशन तो कुछ रहा ही नहीं ना, आपने जस्ट इन्फॉर्म कर दिया एंड साइकियाट्रिस्ट जाके उनसे बात करेंगे, मतलब उनको कंसल्टेशन भेजेंगे, देन वो आएंगे, देन वो चेक करेंगे, देन वो करेंगे। सो इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है एंड योर इंटरवेंशन इज नॉट दैट मच यहाँ पे हो रहा है। सो सी इज मोर अप्रोप्रिएटली, सी इज मोर इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे आप कोलैबोरेट कर रहे हो उनके साथ एंड पेशेंट को आप स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स दे रहे हो, आप उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हो। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नर्स जेन इज प्लानिंग टू डिस्चार्ज गोल्स फॉर रॉबर्ट, अ क्लाइंट विथ क्रोनिक एंजाइटी का पेशेंट है, टू इंश्योर अ सेफ होम एनवायरनमेंट। व्हाट शुड द मोस्ट अप्रोप्रिएट maintenance goal focus on? most appropriate maintenance goal focus on, maintenance goal है ना। A, ongoing contact with a crisis counselor,
Okay, B है recognizing situation that trigger the anxiety, C disregarding feeling of anxiety and D है completely eliminating anxieties from daily life। ये तो बिल्कुल गलत है। It is not possible कि आप completely anxiety को remove कर सकते हो लाइफ से। मतलब कुछ भी स्ट्रेस से क्या होगा, एंजाइटी होगा। तो अगर आप स्ट्रेस आपकी लाइफ में आती है, सो यू हैव टू लर्न कि इस स्ट्रेस से कैसे हमें कोप करना है। सो वी हैव टू टीच द पेशेंट लाइक कोपिंग स्ट्रेटेजी, कोपिंग मैकेनिज्म, कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है, कैसे आपको रिलैक्सेशन रहना है। सो कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। यस कि कुछ बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग वाला एक्टिविटीज है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, बट कंप्लीटली एलिमिनेटिंग एंजाइटी फ्रॉम डेली लाइफ इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्रोनिक एंजाइटी का पेशेंट है, उसको हो सकता है कुछ और चीजों, छोटी छोटी चीजों से भी उसको हो रहा है, तो आप कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हो। सी डिसरिगार्डिंग द फीलिंग ऑफ एंजाइटी, जो कि बिल्कुल भी इनअप्रोप्रिएट है कि आप उसकी फीलिंग ऑफ एंजाइटी को डिसरिगार्ड कर रहे हो, आप इसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो। सो दिस इज समथिंग वेरी लाइक, मतलब ऐसे तो हमें करना ही नहीं है कि हम उसकी चीजों को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, रिगार्ड ही नहीं कर रहे हैं, एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, डिसरिगार्ड कर रहे हैं सीधा, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। सी है रिकॉग्नाइजिंग सिचुएशन दैट ट्रिगर्स एंजाइटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हमें मेंटेनेंस गोल है ना, व्हाट शुड द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेंटेनेंस गोल फोकस ऑन। सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज द सिचुएशन कि वो ऐसा क्या ट्रिगर है, ऐसा क्या सिचुएशन है जो उसके एंजाइटी को ट्रिगर्स करता है। सो डेट वो हमें सिचुएशन पता चलेगा तो हम पेशेंट को क्या सिखा सकते हैं, कोपिंग स्ट्रेटेजी, कोपिंग मैकेनिज्म सिखा सकते हैं, कैसे डिस्ट्रैक्शन करना है, कैसे आपको रिलैक्सेशन देना है, सो रिलैक्सेशन टेक्निक सिखा सकते हैं। या फिर बहुत ज्यादा अगर ऐसा सिचुएशन है जिससे पेशेंट बहुत ज्यादा ऐसे लाइक एकदम ट्रिगर हो जाता है, बहुत ज्यादा ऐसे वर्स कंडीशन हो जाता है, पैनिक में चला जाता है, तो उस सिचुएशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं, बट यस जो बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग वाला एक्टिविटीज है, ट्रिगरिंग वाला सिचुएशन है, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं और कोपिंग मैकेनिज्म सिखा सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ए बोला है उन्हें कि ऑनगोइंग कॉन्टेक्ट विद अ क्राइसिस काउंसलर। सो ऑनगोइंग मतलब कंप्लीटली या कंटिन्यूअस कांटेक्ट नहीं हो सकता ना, लाइक कभी भी कुछ भी थोड़ा प्रॉब्लम हो आप सीधा क्राइसिस काउंसलर के पास आएंगे। नो, क्राइसिस इज फॉर दैट कि आपको एकदम पैनिक हो गए हो, एकदम ऐसा सिचुएशन आया जिसमें आपका डू एंड डाई वाला सिचुएशन आ रखा है, आप बिल्कुल भी ऐसे कोप नहीं कर पा रहे हो, आप बिल्कुल भी लाइक डेली एक्टिविटीज को अच्छे से प्रॉपरली आप चल नहीं पा रहे हो, लिव नहीं कर पा रहे हो। सो इन दैट केस कंडीशन में हमें क्राइसिस काउंसलर को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। ऑनगोइंग कॉन्टेक्ट लाइक कंटिन्यूअस हर छोटी छोटी चीजों के लिए आप क्राइसिस काउंसलर के पास आ रहे हो, सो दैट इज नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर, है ना। हमें पेशेंट को सिखाना है कि आपको कैसे कोपिंग मैकेनिज्म यूज करना है, कैसे आपको रिलैक्स रहना है। सो ये सारी चीजें हमें सिखानी है। सो इसलिए हमें सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करना है कि जो उसको एंजाइटी को ट्रिगर करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नर्स एलेना इज प्लानिंग द डेज एक्टिविटीज फॉर करेन। ओके, अ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग अ मैनिक एपिसोड। ठीक है, मैनिक एपिसोड उसको आ रहा है। विच एक्टिविटी शुड नर्स एलिना चूज टू हेल्प मैनेज करेन्स सिम्टम्स। सो मैनिक एपिसोड आ रखा है, तो ऐसा कौन सा हमें विच एक्टिविटी शुड नर्स एलिना चूज टू हेल्प मैनेज करेन्स सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नो मैनिक एपिसोड में पेशेंट कैसा होता है, हाइपर एक्टिव होता है, हाइपर स्टिमुलेटेड होता है, सब कुछ उसका हाई हाई होता है ना, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा, ओवर स्टिमुलेटेड होगा, प्रॉपरली फोकस नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सो इन दैट केस हमारा जो मोटिव क्या होता है कि हमें पेशेंट को ना लो स्टिमुलेटिंग वाला सिचुएशन देना है, लो स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट देना है, ठीक है ना, लो स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट देना, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर स्टिमुलेटेड हो रखा है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो रखा है, पूरा फोकस उसका कम है, एंड इन दैट कंडीशन आपने और उसको एकदम वैसा ही सिचुएशन दे दिया, वैसा ही इन्वायरमेंट दे दिया, तो वो और एकदम बढ़ चढ़ जाएगा। सो हमें लो स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है फॉर मैनिक पेशेंट के लिए, जब उसका सिम्टम्स बहुत ज्यादा ऐसे वर्स पे होगा। तो एक क्या बोला है उन्होंने कि वॉचिंग अ स्टिमुलेटिंग एक्शन मूवी। तो आप खुद सोचो, जो एक्शन मूवी है, हम नॉर्मल पर्सन अगर हम एक्शन मूवी देते हैं तो हम इतना एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं कि हाँ अब तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, एंड वो पेशेंट, वो मैनिक पेशेंट ऑलरेडी वो उस सिचुएशन में है, ओवर स्टिमुलेटेड है ना, हाइपर एक्टिव है। सो उनको अगर ये मूवी दिखाओगे तो वो और ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, है ना। सो ये बिल्कुल नहीं करना है। बी, कॉम्पिटिटिव बोर्ड गेम विथ अदर क्लाइंट। कॉम्पिटिटिव बोर्ड गेम विद अदर क्लाइंट, ये भी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बोर्ड गेम दे रहे हो विद अदर क्लाइंट तो वो ऑलरेडी हाइपर एक्टिव हो रखा है ना, एंड वो और ज्यादा हाइपर एक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। सो वो और हाइपर एक्टिव हो सकता है और उसका जो कंडीशन है वो और ज्यादा वर्स हो सकता है। सो ये ऐसा गेम भी हमें नहीं देना है पेशेंट को। सी,
सोलाइटरी वॉक इन द हॉस्पिटल गार्डन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये लो स्टिमुलेटिंग है, वो थोड़ा फोकस्ड होगा, उसका जो हाइपर एक्टिविटी है वो थोड़ा कम होगा, सो ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। डी है ग्रुप थेरेपी सेशन डिस्कसिंग इमोशंस, अगेन यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप थेरेपी है और यहाँ पे इमोशंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो पेशेंट है जो मैनिक का पेशेंट है वो मतलब बहुत ज्यादा वर्बल, बहुत उसको बोलना पड़ेगा और ज्यादा वर्बल बोलेगा, एंड और क्या हो सकता है कि वो ग्रुप में वो डोमिनेंट हो सकता है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है और ज्यादा बोलेगा तो वो और डोमिनेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है, जो थेराप्यूटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो हैम्पर्ड होगा वहां पे, एंड उसके लिए वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा उस पेशेंट के लिए, एंड इनफैक्ट अदर लोगों को भी वो डिस्टर्ब कर सकता है, सो ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो इन मैनिक पेशेंट में हमेशा हमें लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज देनी होती है, सो दैट वो थोड़ा काम हो, है ना, थोड़ा काम हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, तो हमें लाइक सोलिटरी एक्टिविटीज हमें बेस्ट होता है उन पेशेंट के लिए, तो सोलिटरी वॉक इन द हॉस्पिटल गार्डन इज बेस्ट फॉर दिस पेशेंट, ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स दावीद इज असेसिंग Carla, a patient admitted with bipolar affective disorder in a manic state. So bipolar में like हमारा mania और depression होता है, so manic state में है, ठीक है। Which symptoms should prompt nurse David to intervene immediately? ओके, सो कौन से सिम्टम्स को आपको इमीडिएटली इंटरवेंशन देना है? ए, एक्सप्रेसिंग ग्रेंडियोसिटी डिल्यूजन ऑफ बीइंग अ रॉयल डिसेंडेंट्स ऑफ किंग आर्थर, ओके, सो इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले आप चारों ऑप्शंस पढ़ लो, बिकॉज कुछ भी हो सकता है ना, तो एक बार चारों ऑप्शंस पढ़ लो एंड देन एलिमिनेट करो। बी क्या है, एग्जिबिटिंग आउटलैंडिश बिहेवियर एंड वियरिंग इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग, ओके। सी, कंटिन्यूअसली टॉकिंग विद सेक्सुअल इन्यूंडोस एंड टीजिंग स्टाफ मेंबर्स, ओके। डी है engaging in non-stop physical activity with inadequate nutritional intake, ओके। अगर हम ए देखते हैं, expressing grandiose delusions of being a royal descendants of King Arthur, मतलब यहाँ पे क्या है, delusion of grandiosity and that is very common in manic patient में, ये बहुत common होता है, so it is like common symptoms देखने को मिलता है, so यस इंटरवेंशन की तो नीड है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट बी देखते हैं, उन्होंने क्या बोला कि एग्जिबिटिंग आउटलैंडिश बिहेवियर एंड वियरिंग इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग, सो जो मैनिक पेशेंट होते हैं ना उनमें ये होता है लाइक अजीब सी बिहेवियर होगा, लाइक एक साथ 4-5 फोन देख रहे हैं, एक साथ 4-5 फोनों से बात कर रहे हैं, है ना, और वियरिंग इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग, इनअप्रोप्रिएट जगह पे चले जाएंगे, सो ये उनमें कॉमन होता है ना, सो यस इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट देखते हैं। सी है कंटिन्यूअसली टॉकिंग विद सेक्सुअल इन्यूडनस एंड टीजिंग स्टाफ मेंबर, इट इज ऑल्सो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, नहीं करना चाहिए, बट ये इट इज ऑल्सो कॉमन इन दिस पेशेंट। एंड डी है इंगेजिंग इन नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी विथ inadequate nutritional intake, and this is something very very important, क्योंकि अगर आप मास्लोज हायरार्की देखते हो, मास्लोज हायरार्की में जो हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जिसमें हमारा खाना कपड़ा मकान जो भी आता है, उसमें वो प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है, उसका न्यूट्रिशनल इंटेक इनएडिक्वेट है, एंड साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी, नॉन स्टॉप वो एकदम रनिंग वॉकिंग कर रहा है। अगर आपने कभी भी साइकेट्रिक वार्ड में अगर आप पोस्टेड हुए होंगे तो यू कैन विटनेस फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट, वो अगर उनमें मैनिक एपिसोड होता है ना, दे आर लाइक वो एक इतना थोड़ा सा पानी तक नहीं पीते हैं, दे ईटिंग नथिंग एनीथिंग, और वो कंटिन्यूअसली दे आर मूविंग लाइक 3 आवर 4 आवर तक कंटिन्यूअसली वो वॉक करते रहेंगे पूरे वार्ड में, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, बिल्कुल थके हुए। सो इन दैट कंडीशन आप खुद सोचो, नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और न्यूट्रिशनल नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी में तो कैलोरीज चाहिए ना काम करने के लिए, बॉडी को तो कैलोरी चाहिए। सो इन दैट कंडीशन में पेशेंट क्या हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ना, अगर वो प्रॉपर, अगर वो एग्जॉस्ट हो गया पूरी तरीके से, वो एग्जॉस्ट हो गया, उसकी बॉडी अंदर से एग्जॉस्ट हो गई पर वो नहीं एग्जॉस्ट होगा, एंड इन दैट कंडीशन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो हमारा जो प्रॉम्प्ट इन इमीडिएटली इंटरवेंशन की क्या है, इट इज इंगेजिंग इन नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी विथ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल इंटेक, ये पेशेंट हमारा मोस्ट लाइक हमें प्रॉम्प्टली हमें उसको देखना है, मोस्ट लाइक इम्पोर्टेंट, इसको हमें इंटरवेंशन देने की नीड है इस पेशेंट को, अदरवाइज पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है ना। तो हमें इस पेशेंट को हमें काम एंड क्वाइंट इन्वायरमेंट देनी है, जो भी ट्रीटमेंट हो सकती है वो देना है, सो दैट उसका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो थोड़ा कम हो, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कुछ तो वो मुंह से ले ले, कुछ तो वो खा ले, ठीक है ना। सो डी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एबीसी भी इंपॉर्टेंट है, बट अकॉर्डिंग टू डी in all the options D is more important than ABC, ठीक है, ओके, क्योंकि ABC is the common symptoms जो आपको दिखेगा, बट D वाला सिम्टम्स भी दिखता है, बट अगर D वाला सिम्टम्स है तो हमें प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, nurse Megan is educating a client about disulfiram, okay, which the client is using to help prevent alcohol consumption. अल्कोहल वाले जो पेशेंट होते हैं उनको हम डाइसल्फिराम थेरेपी देते हैं, क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट को. She explains that consuming alcohol while on this medication may cause. सो अगर पेशेंट डाइसल्फिराम थेरेपी पे होता है, डाइसल्फिराम ट्रीटमेंट पे होता है, उनको हम क्या एजुकेट करते हैं कि आपको बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेना. इवन कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि कफ सिरप हो गया या फिर माउथ वॉश हो गया, उसमें भी अगर थोड़ा अमाउंट भी जो अल्कोहल होता है वो भी अगर लेते हैं ना, तो उनमें बहुत अनप्लेजेंट वाला सिम्टम्स देखने को मिलता है. सो दैट वो अल्कोहल ना ले, है ना, अनप्लेजेंट सिम्टम्स देखने को मिलता है. सो इन्होंने क्यों वो सिम्टम्स क्यों दिखता है, क्योंकि जो डाइसल्फिराम है ना, वो क्या करता है, इट इनहिबिट द एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट कर देता है. एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर उन्होंने अल्कोहल लिया तो क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड ना बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएगी. एंड बिकॉज ऑफ एसिटाल्डिहाइड बहुत सारे अनप्लीजेंट सिम्टम्स देखने को मिलता है. वो अनप्लीजेंट सिम्टम्स में जैसे कि फ्लशिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ठीक है ना, वॉमिटिंग हो गया, डिजीनेस हो गया, हेडेक हो गया, स्वेटिंग हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया. तो ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है जो कि पेशेंट के लिए बहुत अनप्लेजेंट होता है. तो उन्होंने क्या बोला है कि कंज्यूमिंग अल्कोहल वाइल ऑन दिस मेडिकेशन में कॉज ए ड्रॉजीनेस, रिड्यूस्ड रेस्पिरेशन, ये नहीं होता है. बी फ्लशिंग, वॉमिटिंग एंड डिजीनेस, यस इट इज देयर. सी एब्डोमिनल क्रैम्प एंड डायरिया, इट इज ऑल्सो नॉट देयर, मतलब जीआईटी सिम्टम्स उतने लाइक प्रॉम्प्टली नहीं होते हैं. डी इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, तो हार्ट रेट तो चलो इंक्रीज होता है, टैकीकार्डिया भी होता है, बट हाइपोटेंशन बेसिकली देखने को मिलता है. सो ये भी हमारा गलत है. तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर. फ्लशिंग, वॉमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक, है ना, स्वेटिंग हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, ठीक है. सो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है अगर पेशेंट ने अल्कोहल ले लिया ड्यूरिंग डाइसल्फिराम थेरेपी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स मारिया इज क्लोजली ऑब्जर्विंग जॉन, a client with a history of alcohol abuse, for signs of alcohol withdrawal. ये जो अल्कोहल वाला जो क्वेश्चंस है ना, सिम्टम्स है अल्कोहल वाला, लाइक अल्कोहल विथड्रॉल, उसका जो ट्रीटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एमसीक्यू में, ठीक है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो उन्होंने बेसिकली क्या पूछा है कि साइंस ऑफ अल्कोहल विथड्रॉल, which symptoms should alert nurse Maria to the potential onset of delirium tremens. So अगर पेशेंट अल्कोहल को छोड़ता है, सो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. सो लाइक अराउंड 48 to 72 आवर्स अगर ऑफ लास्ट इनटेक ऑफ अल्कोहल, पेशेंट में जो सिम्टम्स देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज डिलीरियम ट्रेमेंस. डिलीरियम ट्रेमेंस, सो डिलीरियम ट्रेमेंस बेसिकली क्या होता है, इट इज द रैपिड ऑनसेट ऑफ ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना. सो रैपिड ऑनसेट, बहुत रैपिड होगा, ऑनसेट होगा किस चीज का, कंफ्यूजन होगा पेशेंट में, कंफ्यूजन होगा, डिसओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन्स, ठीक है ना. हेलुसिनेशन भी होगा, फिजिकली विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो गया, ठीक है ना. एजिटेशन, है ना, अल्टर्ड चेंजेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. सो ये बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है ना. कब देखने को मिलता है, अराउंड 48 to 72 आवर्स में. तो इन्होंने बोला है कि पोटेंशियल ऑनसेट ऑफ डिलीरियम ट्रेमेंस, ए स्टूपर, एजिटेशन, मस्कुलर रिजिडिटी. तो एजिटेशन तो होता है, मस्कुलर रिजिडिटी एंड स्टूपर नहीं होता है, ये गलत हो गया. बी हाइपरटेंशन, चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हेलुसिनेशन, यस इट इज देयर. सी हाइपोटेंशन, कोर्स हैंड ट्रेमर्स और एजिटेशन. तो कोर्स हैंड ट्रेमर्स भी मतलब अल्कोहल विड्रॉल में, मतलब डिलीरियम ट्रेमर्स में देखने को मिलता है. एजिटेशन तो होता ही है, लेकिन एजिटेशन कंफ्यूजन के बीच में होता है पेशेंट. हाइपोटेंशन नहीं होता है. हाइपोटेंशन, अटैक्सिया, इंक्रीज्ड हंगर, ये कोई कुछ भी नहीं होता इसमें से. तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर. मैंने आपको अपनी एमआरपी साइकियाट्री पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ाया था कि पेशेंट अगर अल्कोहल का हो एंड उसने अल्कोहल लेना छोड़ दिया हो तो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं. तो सबसे पहले लाइक विद इन 6 to 12 आवर्स ऑफ लास्ट इनटेक ऑफ अल्कोहल, उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, लाइक ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी हो जाएगा. ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी जैसे कि टैकीकार्डिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है ना, स्वेटिंग हो गया, डायफोरेसिस, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा. उसमें मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलेगा, ट्रेमर. तो विद इन 6 to 12 आवर्स में ट्रेमर, फर्स्ट ट्रेमर 6
ट्रेमर्स, ऐसे याद करने के लिए मैंने बोला था आपको। देन 12 to 24 आवर्स में हेलुसिनेशन बेसिकली होगा, प्लस ओरिएंटेशन जो है वो इंटैक्ट रहेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 12 to 24 आवर्स में हेलुसिनेशन होगा, लाइक ऑडिटरी, टैक्टाइल, विजुअल, बट ओरिएंटेशन क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। ही इज एबल टू लाइक टेल की वे ही इज he is है ना, ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन इंटैक्ट रहेगा। देन 24 to 48 आवर्स में क्या होगा, GTCS आएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीजर आने लग जाएंगे, ठीक है ना, सीजर आने लग जाएंगे। एंड देन 48 to 72 आवर्स में क्या होगा, डिलीरियम ट्रेमेंस, एंड दिस इज द इमरजेंसी कंडीशन। यहाँ पे पेशेंट, यहाँ पे आपको एकदम अच्छा सा एक्शन लेना है, अदरवाइज पेशेंट की डेथ हो सकती है ना। सो डिलीरियम ट्रेमेंस इज द इमरजेंसी कंडीशन। इसमें लाइक हेलुसिनेशन, साथ ही साथ हेलुसिनेशन होगा, डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस हो गया, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन हो गया, दैट इज द डिलीरियम ट्रेमेंस, है ना। तो ऐसे याद करना है, 6, 12, 24 एंड 48 आवर्स। तो सबसे पहले ट्रेमर होगा, देन क्या होगा, देन हेलुसिनेशन होगा, देन सीजर होगा, देन डिलीरियम ट्रेमेंस होगा, ठीक है ना। सो ये आपको ऐसे चार्ट याद कर लो। एंड इसका मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में ABC तो सबसे प्रायोरिटी होगा, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन हो गया, इंजेक्शन थाइमिन दे दिया, है ना। उसके अलावा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विड्रॉल, दैट इज द बेंजोडाइजिपिन। बेंजोडाइजिपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द विड्रॉल सिम्टम्स, जैसे कि डाइजिपैम हो गया, लोराजिपैम हो गया, क्लोरडाइजिपेक्साइड हो गया। एंड उसमें भी क्लोरडाइजिपेक्साइड अगर आपसे पूछा है बेसिकली कि बेंजोडाइजिपिन तो ड्रग ऑफ चॉइस है, अगर आपको नाम स्पेसिफाई कर दिया उसमें क्लोरडाइजिपेक्साइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये अल्कोहल इनटेक के पेशेंट है तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि उनका लीवर प्रॉब्लम होगा, है ना, लिवर फेलियर होगा। तो अगर पूछे कि बेंजोडाइजिपिन सेफ इन लिवर फेलियर, दैट इज लोट, दैट इज लोराजिपैम, ऑक्सकार्बामेज़ेपिन एंड टेनाजिपैम, ठीक है। और एंटी क्रेविंग के लिए हम क्या देते हैं पेशेंट को, एंटी क्रेविंग के लिए हम नाल्ट्रेक्सोन या फिर एकम्प्रोसेट देते हैं। नाल्ट्रेक्सोन इज मोर प्रेफरेबल देन एकम्प्रोसेट। सो ये हमारा आपको याद करना है, क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ चार्ट, ठीक है। सो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि बहुत लाइक अब हम क्या, हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम कैसे क्या करें। सो स्ट्रेटेजी यही है कि वट एवर यू हैव रेड ड्यूरिंग योर नॉर्सेट प्रीलिम्स, यू हैव टू रिवाइज दिस थिंग्स। एंड जो भी चीजें आपने फाइंड आउट किया है ड्यूरिंग योर एग्जाम की यस दिस प्रॉब्लम इज इन इनसाइड मी, सो वो प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना है, उस पर भी वर्क करना है। लाइक टाइम मैनेजमेंट हो गया, या फिर आपने सिली मिस्टेक्स किया होगा, या फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। सो कंफ्यूज हो गए होंगे तो प्रॉपर रिवीजन करो। प्लस जो हाई इल टॉपिक है ना, कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि हमने बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा नहीं था लाइक ड्यूरिंग आवर नॉर्सेट प्री, सो वो सारे टॉपिक आप पढ़े कि नहीं पढ़े। तो देखो टाइम बहुत कम है, आपको उतना ही पढ़ना है जिसको आप प्रॉपरली रिवाइज कर पाओ। सो इट इज डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना कर सकते हो। सो वो उतना चीजें ही पढ़ो जो आप प्रॉपरली रिवाइज कर पाओ, क्योंकि जस्ट पढ़ने से छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। उतना ही पढ़ो जिसको आप प्रॉपर रिवाइज कर पाओ, जिसको आप प्रॉपर टिल द डे ऑफ एग्जाम तक एटलीस्ट रिटेन कर पाओ इन योर मेमोरी, तभी आप पढ़ो। एंड उसमें भी आप थोड़ा सा कोशिश करो कि जो टॉपिक बहुत हाई इल्ड है ना, हाई इल्ड टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा था, उसको ज्यादा कोशिश करो पढ़ने का, रेदर देन कि सारे टॉपिक को पढ़ो। सारे टॉपिक को पढ़ने की कोशिश मत करो, जो बहुत हाई इल्ड है, जो आपने नहीं पढ़ रखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। सो एंड प्रॉपर रिवाइज करो, रिवीजन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन करो, ठीक है। MCQ प्रैक्टिस करो, क्योंकि MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एक आइडिया नहीं मिलेगा। और यस 2 से 3, अब क्योंकि अब तो टाइम बहुत कम बचा है तो 3 मॉक टेस्ट दे दो, है ना। सो ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए फॉर योर नॉर्सेट मेंस, ठीक है ना। बाकी बस लगे रहो, जितना हो सके उतना पढ़ना है, लेकिन अपना 100% देना है, क्योंकि नॉर्सेट प्री हो गया तो मेंस नहीं छोड़ना है। मेंस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द रियल इंपॉर्टेंट इज द मेंस, कि बेसिकली यहाँ से आपको लाइक हॉस्पिटल अलॉट होगा, आपकी अच्छी रैंक आएगी तो आपको लाइक मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और प्री हो जाता है फिर मेंस नहीं होता तो ज्यादा दुख होता है कि यार प्री क्लियर हो गया मेंस नहीं हुआ, तो वो वाला सिचुएशन नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो हो सके 10, 12, 14 घंटे जितना पढ़ना पड़े पढ़ना है आपको, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते